अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम सलाम भी। तो आज नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ट्वाइलाइट इन दिल्ली के टेक्स्ट को सामने रखते हुए। तो आज जो चीज़ हम देखने जा रहे हैं वो साइको एनालिसिस है। आई होप कि साइको एनालिसिस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े होंगे। लिटरेरी थ्योरी जब आपने पढ़ी थी तो उसमें मुझे ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा, आपको पहले से ही आइडिया है कि इंसान की जो पर्सनैलिटी है साइको एनालिसिस में, उस जो कि थ्योरी बेसिकली फ्राइड ने पेश की थी, उसमें हम देखते हैं कि हम जो हमारी पर्सनैलिटी है उसमें 8 ईगो और सुपर ईगो में भी डिवाइडेड होती है। और जो हमारा जहन है, जो माइंड है, वो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस में डिवाइड है। लेकिन जिस एंगल से हम देखना चाह रहे हैं इस टेक्स्ट को, या जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं, वो है डिफेंस मैकेनिज्म्स। आपने फ्राइड के डिफेंस मैकेनिज्म, जिस पे एना फ्राइड ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है, उनकी बुक है इसके ऊपर, डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर, वो भी कंसल्ट कर सकते हैं। फर्दर इसको आप देख लीजिएगा कि किस तरह से जब हमारी ईगो को थ्रेट होता है उस वक्त हम कौन से मैकेनिज्म अडॉप्ट करते हैं, और उनको कहा जाता है कि वो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं टू प्रोटेक्ट आवर ईगो फ्रॉम एंजाइटी और द गिल्ट और द डेंजर ऑफ द कोलैप्स आल्सो। ये हमारे साथ डे टू डे लाइफ में भी होता है, और ये चीज़ ना सिर्फ एक इंडिविजुअल पर अप्लाई होती है बल्कि एक सोसाइटी पर भी अप्लाई हो सकती है। ओके, स्क्रीन शेयर की तरफ चलते हैं। ओके, सो साइको एनालिसिस इन ट्वाइलाइट अगर हम देखें तो psychoanalysis basically is a theory of Sigmund Freud, who was born in 1894 and died in 1896. He noted a number of defenses, ego defenses, which he refers to throughout his written works. His daughter Anna Freud developed those ideas and elaborated on them, adding 10 are her own. Many psychoanalysts have also added further types of the ego defenses. They mentioned more than 10 ego defense mechanisms. Defense mechanisms are psychological strategies. Basically, हम सारे डिफेंस मैकेनिज्म नहीं पढ़ेंगे ना सारी थियरी, इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपने खुद से समझने हैं ताकि हम डायरेक्टली टेक्स्ट में जाएं। Defense mechanisms are psychological strategies that are unconsciously used to protect a person from anxiety arising from unacceptable thoughts or feelings. जो एक इंडिविजुअल के अनएक्सेप्टेबल थॉट्स होते हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो उसके फेलियर्स हैं, जो फियर्स हैं, वो कोई इंडिविजुअल हमेशा अनकॉन्शियस में से सप्रेस कर देता है अनकॉन्शियस के अंदर, और वो वहां से वापस आने की कोशिश करता है। और सप्रेशन या जो भी मैकेनिज्म इसलिए अडॉप्ट किया जाता है अनएक्सेप्टेबल सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए, ताकि हमारी जो ज़हनी सेहत है वो बरकरार रहे। यानी ईगो जो है वो एक मैनेजर का काम करती है हमारी 8 और सुपर ईगो के दरमियान। ठीक है, जो चीज़ याद रखने वाली वो ये है कि ह्यूमन पर्सनैलिटी को फ्राइड ने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। ईगो जो कि आप हैं, जो आपकी मैनेजमेंट है इनसाइड द ब्रेन, और इट आपकी आईडी जिसे कहते हैं, और ये आपकी कुदरती ख्वाहिशात हैं, और सुपर ईगो आपकी सोशल कंस्ट्रक्ट्स हैं। सुपर ईगो आपका एक मॉरल साइड है, आप कह लें आसान से समझने के लिए, और इड जो है ये आपकी इमोरल डिजायर्स हैं,
नेचुरल कुदरती डिजायर्स फ्राइड ने कहता है, उनमें कुछ मॉरल भी हो सकते हैं, कुछ इमोरल हो सकते हैं, ये तो डिसाइड सुपर ईगो करेगी। लेकिन ईगो का काम दोनों में मैनेज करना है दोनों को, जिससे आपकी यानी कि इंसान की सेहत बरकरार रहती है। अब ईगो कैसे मैनेज करती है, फॉर एग्जांपल मैं बड़े सिंपल से एग्जांपल आपको देता हूं कि कैसे ह्यूमन माइंड वर्क करता है और वो इंसान सेहतमंद रहता है ईगो की मैनेजमेंट से। फॉर एग्जांपल आप एक पार्क से गुजर रहे हैं, तो हो सकता है आपकी इड यानी अंदर से एक नेचुरल एक डिजायर है कि आप एक फ्लावर को तोड़ लें। वहां पे लगा हुआ खूबसूरत फ्लावर आपको नजर आता है और आप उसे तोड़ के हासिल करना चाहते हैं। ये डिजायर है, एंड दिस डिजायर कम्स फ्रॉम इट इज द वॉइस ऑफ द इट। और ये वो ईगो को कहेगी, क्योंकि ईगो आप हैं, आपने उस एक्शन को परफॉर्म करना है, उसने सिर्फ डिजायर करना है। इट डायरेक्टली परफॉर्म नहीं कर सकती, उसने सिर्फ प्रेशर डालना है। और ईगो जो आपका पार्ट है पर्सनैलिटी का, उसने वो एक्शन लेना है। अब यहाँ पे सुपर ईगो इंटरवीन करती है। आप आगे बढ़ते हैं फूल तोड़ने के लिए, तो सुपर ईगो अपना प्रेशर डालती है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। वो आपकी मॉरल साइड है, ठीक है। वो आपको रोक लेती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये इखलाकी तौर पे गलत है। और वो आपको ध्यान दिलाती है कि वो देखें, लिखा हुआ है कि पार्क में फूल तोड़ना मना है। इसलिए वो कहती है रुक जाओ, आप ऐसा नहीं कर सकते। अब आपके जो ईगो है, अब उसको ये प्रॉब्लम आ गया है, दिस इज कॉल्ड द प्रॉब्लम, कि अगर तो वो फूल तोड़ ले तो गिल्ट में चली जाएगी वो पर्सनैलिटी, क्योंकि सुपर ईगो से पिंच करती रहेगी कि तुमने ये गलत किया था, तुमने ये गलत किया था। और अगर वो फूल ना तोड़े और वो हासिल ना करे, वो डिजायर को फिल ना करे, तो फिर क्या होगा कि फिर आपकी इड प्रेशर डालती रहेगी कि आपने डिजायर पूरी नहीं की थी, और आप एक न्यूरोसिस में चले जाएंगे टू सम एक्सटेंट। सो न्यूरोसिस एक कंडीशन है जिसमें इम्बैलेंस ऑफ पर्सनैलिटी स्टार्ट हो जाती है। अब आपको न्यूरोसिस से बचाने के लिए, न्यूरोसिस यानी इम्बैलेंस ऑफ पर्सनैलिटी से बचाने के लिए कि आपकी ज़हनी सेहत बरकरार रहे, ईगो ने यहाँ मैनेज करना है, या फूल तोड़ना है या फूल नहीं तोड़ना है। अगर वो तोड़ेगी तो भी आप बीमार हो जाएंगे, साइकोलॉजिकली सीक हो जाएंगे, यानी न्यूरोसिस में चले जाएंगे। और अगर फूल नहीं तोड़ेगी तो भी आप सीक होंगे, साइकोलॉजिकली आप अनफिट हो जाएंगे। दोनों सूरतें में इस वक्त मैनेज करना यानी ईगो के लिए कितना मुश्किल है, लेकिन इसको मैनेज किया जा सकता है। कि आप क्या करें कि आप वही फूल बाजार से, हो सकता है 10 रुपए का मिल जाए, वो लेके आप खुद को दे दें। यानी एग्जैक्टली वही फ्लावर जब आप बाय करेंगे, बाजार से लेकर खुद को देंगे, तो इड को फ्लावर चाहिए, वो उसको मिल जाएगा, इस तरह वो सेटिस्फाइड हो जाएगी। और सुपर ईगो को बाजार से 10 रुपए के फ्लावर जो आपने खरीदा है उस पर कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि वो इमोरल एक्ट नहीं है, वो गैर कानूनी नहीं है, वो गैर इखलाकी हरकत नहीं है। इट इज कॉल्ड द ईगो मैनेजमेंट। अगर ईगो आपकी स्ट्रांग हो, वाइज हो, तो वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करेगी और इस तरीके से आपकी सेहत बरकरार रहेगी। इट इज कॉल्ड द ईगो मैनेजमेंट। लेकिन सम टाइम क्या होता है, यहां से तो रास्ता निकल आया था, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि कोई इस तरह का कोई वे हमारे पास मौजूद नहीं होता, ठीक है। तो फिर ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स अडॉप्ट करती है, कुछ एक मैकेनिज्म्स हैं वो अडॉप्ट करती है। वो डिफरेंट फ्राइड ने लिस्ट दी है, लेकिन हम इस नॉवल के हवाले से सिर्फ 2 से 3 मैकेनिज्म्स की बात करेंगे। वो है रिप्रेशन, रिग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। 3 मैकेनिज्म
को सामने रखते हैं कि जब एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो ईगो के पास कोई सलूशन नहीं है तो वो मैकेनिज्म अडॉप्ट करेगी कि आप जो है वो पर्सनैलिटी आपकी डिस्टॉर्ट ना हो, आप न्यूरोसिस से बच सकें और फिर साइकोसिस से बच सकें, जो कि एक्सट्रीम कंडीशन है जब आप फिजिकल टच ऑफ रियलिटी खो देते हैं। तो चलो इसको पढ़ भी लेते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म आर साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज। अब वो स्ट्रैटेजी यूज करेगी ईगो जब उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा, that are unconsciously used to protect a person from anxiety arising from unacceptable thoughts or feelings। जब आपके पास unacceptable situation हो, unacceptable thought हो, unacceptable feelings हो और ईगो के पास कोई moral वे ना हो उसका, या कोई वे ना हो प्रोटेक्ट करने का पर्सनैलिटी को, तो वो स्ट्रैटेजीज यूज करती है जिसे डिफेंस मैकेनिज्म्स कहा जाता है। क्यों हम डिफेंस मैकेनिज्म यूज करेंगे? वो यूज डिफेंस मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट अवरसेल्व्स फ्रॉम फीलिंग ऑफ एंजाइटी और गिल्ट which arise because we feel threatened or because our id or super ego becomes too demanding। ठीक है, id एक तरफ से जोर लगा रही है, सुपर ईगो एक तरफ से जोर लगा रही है, तो अगर कोई रास्ता नहीं है, जैसे मैंने कहा बाजार से फूल लेकर दे दें, फिर तो मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है जिसमें ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है ईगो के पास, तो उसे हर हाल में डिफेंस देने, आपको बचाना है इम्बैलेंस होने से, यानी पागलपन से बचाना है, आप कह लें बहुत आम जबान में जो कहा जाता है। डिफेंस मैकेनिज्म्स ऑपरेट एट एन अनकॉन्शियस लेवल, एंड रिमेंबर ये कॉन्शियस लेवल पे आप नहीं अप्लाई कर रहे होते, एंड हेल्प वर्ड ऑफ अनप्लेजेंट फीलिंग्स जैसे कि एंजाइटी है, और मेक गुड थिंग्स फील बेटर फॉर द इंडिविजुअल। Ego defense mechanisms are natural and normal. When they get out of proportion, used with frequency, neurosis develop, such as anxiety states, phobias, obsessions or hysteria। ये उस सूरत में है जब ये फ्रीक्वेंट यूज होगा या बहुत ज्यादा आगे चला जाएगा इसका इस्तेमाल, या फेल हो जाएगी ईगो इसको मैनेज करने में। वैसे तो डिफरेंट एक लिस्ट मौजूद है, आप डिफेंस मैकेनिज्म्स देख सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो इस नॉवल के अंदर हमें नजर आते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, और डिफेंस मैकेनिज्म मैंने जैसे बताया इंडिविजुअल लेवल पे भी यूज होते हैं और सोशल लेवल पे भी। एक कम्युनिटी का भी कॉन्शियस होता है, अनकॉन्शियस होता है, एक कम्युनिटी की भी ईगो होती है, सुपर ईगो और इड होती है। रिप्रेशन एक्चुअली उस वक्त होता है, रिप्रेशन वो मैकेनिज्म है जब एक आइडिया आया तो है इड की तरफ से कि मुझे ये चीज चाहिए, ऐसा कर दो या ऐसा होना चाहिए, लेकिन आप अगर उसे, ईगो क्या करती है उसको सप्रेस कर देती है। ठीक है, रिप्रेस करने का मतलब होता है अनकॉन्शियस में धकेल देती है उसे, बिल्कुल अनकॉन्शियस के ब्लाइंड एरियाज में बंद कर देती है, किसी अलमारी में बंद कर देती है प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम इससे सॉल्व नहीं हो जाता बेसिकली, यानी मेमोरी लॉस की तरफ आप जा रहे हैं, एमनेजिया की तरफ आप जा रहे हैं। ठीक है, फॉरगेटफुलनेस की तरफ आप जा रहे हैं, आप चाहते हैं एमनेजिया हो जाए, मैं भूल जाऊं, ये मसला तो है ही नहीं मुझे। प्रॉब्लम को जबरदस्ती भुला देना, अनकॉन्शियसली उसे याद ना करने की कोशिश करना, जो भी आपको प्रॉब्लम है, अनसॉल्व्ड जो इशू है आपका। अब नॉवल में मुस्लिम कम्युनिटी का अनसॉल्व्ड इशू क्या है, क्योंकि काफी दिनों से हम ये डिस्कस कर रहे हैं, और वो है उन्हें, वो जो उनकी एम्पायर थी, जो उनका रूल था, वो उनसे अंग्रेजों ने ले लिया है। अब जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो, उनके पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है, कोई सोशल रोल नहीं है, वो जो सिग्निफिकेंट एक नोबल कंडीशन थी, वो जो रिस्पेक्ट थी, वो खत्म हो चुकी है, और पॉलिटिकल रोल भी उनसे ले लिया गया है। अब ये डिप्राइव्ड कंडीशन है, एक रूइंड कंडीशन है, एम्पायर कोलैप्स हो चुकी है। तो इनकी ज़हनी हालत, ज्यादातर मुसलमानों की अब ज़हनी हालत क्या है, इस नॉवल में बड़ी डिटेल से डिस्कस होता हमें नजर आता है। और जो हमें मैकेनिज्म नजर आते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी जो अडॉप्ट करती है मैकेनिज्म,
जो डिफेंस मैकेनिज्म अडॉप्ट किए हुए हैं इन्होंने साइकोलॉजिकली, वो है एक रिप्रेशन, यानी कि मेमोरी के भुला दें कि आप से एम्पायर ले ली गई है, बिल्कुल इस आइडिया को एंटरटेन ही ना करें सिरे से। या फिर रिग्रेशन, रिग्रेशन होता है कि जब एक पेशेंट, उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, अब एक प्रॉब्लम हो गया, किसी अजीज की खुदा न खास्ता डेथ हो गई, या उसके साथ कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, अब एक ऐसी सिचुएशन है जो अनएक्सेप्टेबल है। अगर एक आदमी एम्पुटेटेड है, म्यूटिलेटेड है एक्सीडेंट की वजह से, तो वो डेफिनेटली उस सूरत हाल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। रियलिटी को जब एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो रिग्रेशन कहते हैं अर्लियर टाइम में लौट जाने को। कुछ क्रिटिक कहते हैं कि मुसलमान जो हैं, इस वक्त के मुसलमान भी जो हैं, वो जो डिफेंस मैकेनिज्म अडॉप्ट करते हैं वो रिग्रेशन है, क्योंकि हम हमेशा ही पास्ट को मेंशन करते हैं, पास्ट में रहना चाहते हैं। हम आज की, चूंकि इस वक्त की जो प्रेजेंट वर्ल्ड है, इसमें चूंकि हमारा रोल नहीं है, हमने साइंस में डेवलपमेंट नहीं की, हमने नॉलेज क्रिएट नहीं किया, हम अब अपनी इस डिप्राइव्ड कंडीशन को, साइड लाइन मार्जिनलाइज्ड कंडीशन को, जो कि एक रियलिटी है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। आपने ज्यादातर लोगों को देखा होगा एक्सेप्ट नहीं करते और पास्ट ग्लोरीज को मेंशन करते हैं ऑलवेज, क्योंकि माजी में जो शानदार माजी, उसी में रहना चाहते हैं। इट इज कॉल्ड रिग्रेशन। और प्रेजेंट टाइम को वो फेस नहीं कर पाते क्योंकि वो रियलिटी उनके लिए एक्सेप्टेबल है। और तीसरा जो हम मैकेनिज्म देखेंगे वो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जब आप अपनी प्रॉब्लम है, जहां आपको प्रॉब्लम है, जहां आपको लड़ना चाहिए, जहां आपको एनर्जी सर्व करनी चाहिए, वहां आपकी जब एनर्जी सर्व नहीं होगी तो फिर आप वो एनर्जी किसी और डायरेक्शन में लगाएंगे। इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इन्हें डिस्प्लेस कर देना, अपने चैनल, एनर्जी ऑफ चैनल को डिस्प्लेस कर देना, चेंज कर देना अल्टरनेट वे में, जहां पे आगे से कोई स्ट्रॉन्ग रद्द-ए-अमल नहीं आएगा। तो इस नॉवल को अगर हम देखें तो हमें 3 मैकेनिज्म मुस्लिम कम्युनिटी अडॉप्ट करती नजर आती है, यानी मेमोरी के हवाले से स्पेशली रिप्रेशन और रिग्रेशन आपको मिलेगा। इन ट्वाइलाइट इन दिल्ली, मेमोरी इज सीन बोथ एज ए सोर्स ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी and as a burden inventing to attain happiness. Each character is involved in a struggle to remember, but more importantly, in a struggle to forget certain aspect of the past. Selected चीजों को याद रखना चाहता है, जो प्रेजेंट हॉरिबल कंडीशंस हैं उनको भूल जाना चाहता है। Mir Nihal, the protagonist of the novel, wants to seek refuge in the past. He wants to live in the past, not in the present, because present is unacceptable and past was glorious. So he wants to live in the past. So he is adopting, as a representative of a Muslim community, Muslim community, he adopts the mechanism of repression and regression. Another character like Begum Nihal, Begum Jamal and elder sons of Mir Nihal, all of them found in the struggling condition. They all are fighting. Mentally they are fighting. The grandeur and the wonderful Muslims past in which they were rulers not wipe out from Mir Nihal's and his family's mind, like Asghar seemed rebellious, but at the end of the novel, he was caught in the trap of the cruel and the remorseless fate. The city Delhi had faced the rise and the fall of many kings and princes, like a poet said, जैसे कि एक शायर ने कहा, Delhi, which was once the jewel of the world, where dwelt only the loved ones of fate, which has now been ruined by the hand of time. I am resident of that storm-tossed place. But now the present scenario has politely changed. People who were rulers, now they are under the
domination of the colonial force. So Mir Nihal is not able to forget the grandeur of the past. His management and behavior in his family reflect the king like way as Mughals did in the past. All the characters of the novel, especially Mir Nihal, are shown in a struggling position. The whole family and the surrounding areas, people never able to come out from the memory of their glorious past. With the arrival of the British colonial forces in the subcontinent, everything had changed. People who were habitual in living under the kings were not able to face a change. The protagonist of the novel, Mir Nihal, never able to compensate with the new traditions. Britishers gave change to their lifestyle of living and the government structure, but he wants to live according to the past. New ways and ideas had come into being, a hybrid culture. The whole culture of the India was a mixture of the two cultures. The new generation wants to adopt the English culture. Like at the beginning of the novel, Asgar's first appearance was in wearing English shirts, and Mir Nihal scolded on it. His sudden anger on him showed his hated and non-accommodatable attitude towards and the modernity. And the present time, he was a backward person, like in the mind, in the mid end of the novel, the episode when he tries to give punishment to the children, he said to Diltan that you go and took my sword, and he took his sword, and the children seemed terrified, not in the real sense. This shows that he did not leave the past, but he did not want to think about it. Now let's move to the last mechanism, which is called the displacement. From this angle, sex is the most important element of the novel. Mir Nihal and Asghar, and all the women characters in the novel are sexually suppressed figures. Mir Nihal, a tall, handsome, and energetic man, desperately wants a woman who knows well the art of sex and the art of capturing the man. So Baban Jan, a young girl, gave him all these players, and when she died, his whole world deranged. He felt a kind of flux in his life which cannot be fulfilled. He had also sexual relations with Dilchan. Begum Nihal's quarrel with her husband shows that Mir Nihal's sexual appetite was not satiated from Begum Nihal. All this happening was because he was mentally upset. He was feeling marginalized and impotent. क्योंकि इंग्लिश या ब्रिटिशर्स ने पॉलिटिकल रोल और सोशल डोमिनेंट रोल मुसलमानों से ले लिया था. So they have energies, but they have no source to exert energies. So that is their displacement, basically. It was a rampant trend in the Delhi that male society went to prostitutes. And when they became habitual of them, they were not accommodating with their wives because they were not adroit in the art of capturing men through sexual ways. So most of the men had no time for their wives. Asghar also had a mistress, Mushtari Bai. She was a young, beautiful, fascinating, and charming girl. Asghar often went to her kotha and became habitual of her. But when he saw Bilqis, he bewitched by her extreme beauty. He desperately wants to marry her, and after a huge amount of the reluctance from Mir Nihal, he succeeds to marry with her. But he feels that she lacks sexual understanding. So Bilqis cannot able to feel the gulf between them, so she is unable to understand why her husband left her in the house for weeks. But Begum Shehbaz feeling
the actual problem interferes, but Asghar is not able to manage the whole issue. The whole of the Mir Nihal's family represent the Muslim class of India, and throughout India, they have the same lifestyle. Men often satiate their sexual appetite to go to the prostitutes, and the women remain ignorant because they did not know what is going on there. One of the major ideas is the passing away of the Muslim civilization in India. Twilight entirely showed the decay of the Muslim civilization, and Muslim ruled on India for the many centuries, but with the arrival of the Britishers, the whole civilization had to face a huge setback. Mir Nihal, who lived in the illusion of the splendid past, mean repression and regression, not able to accommodate the present condition. His appearance and attitude represent the Muslim community of the time, which is not able to live according to the changed conditions because they felt that this is the most humiliating condition for the Muslims. So that humiliating condition, which is the present, which is reality, and which is unacceptable for the Muslim community. So they mentally they adopted these three defense mechanisms, which is repression, and forgetting the present condition, which is unacceptable, avoiding the reality, which is in the present life, and looking at the past, which was glorious and splendid. And regression mean living in the past totally and forgetting the present, and repression mean forgetting the present memory. And displacement mean they have the energies, but they had been marginalized by the Britishers. So they had the energy, but they adopted another channel to exert the energies, which was sexual perversion. All this happening because they are cut off from the mainstream political and social life. That was the reason behind these mechanisms. तो ये आज का हमारा टॉपिक था बच्चों, और इसके बाद हम नेक्स्ट फिर हम पढ़ेंगे. आज इतना ही काफ़ी है. आज हमने डिस्कस किया है साइको एनालिटिकल वे में हमने ट्वाइलाइट एंड दिल्ली को समझने की कोशिश की है, जो कि सिगमंड फ्राइड की थियरी है. और एना फ्राइड ने डिफेंस मैकेनिज्म पर काफ़ी ज़्यादा काम किया. आप इसको डिटेल से ज़रूर पढ़िएगा. जो अदर डिफेंस मैकेनिज्म है वो भी आप देख सकते हैं.